तो अपन बात कर रहे थे न्यूक्लियोफिलिसिटी की, और मैंने आपको बोला था कि न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए जो मेजर बातें हैं वो वही होती है जो बेसिक स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने में होती है। क्लियर? और बाकी सारे फैक्टर के बारे में अपन ने कल बात कर ली थी। एक बात अपने को करना बाकी बची थी, वो है सॉल्वेंट का इफेक्ट। बच्चों मैंने आपको बता दिया सॉल्वेंट तीन टाइप के, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट, एक पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, और न केवल बता दिया टाइप बल्कि पहचानना भी सीख लिया आपने कि कौन सा सॉल्वेंट कौन सी कैटेगरी में आएगा। क्लियर है? अब बच्चों बात को आगे बढ़ाए कि कौन से सॉल्वेंट का न्यूक्लियोफिलिसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि बच्चों अगर आपका जो सॉल्वेंट है नॉन पोलर है, कम शब्दों में बड़ी बात कह रहे हैं, ध्यान से सुन लेना। अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बाकी सारी चीज़ों के आधार पर निकला है वही ऑर्डर रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यानी ये वाला फैक्टर काम ही नहीं करेगा। ठीक है? अगर सॉल्वेंट पोलर है, अगर सॉल्वेंट पोलर है, पोलर में भी दो केस थे, पीपीएस और पीएस। ठीक है? इनमें फर्क पड़ेगा, कब पड़ेगा और क्या पड़ेगा? तो देखिए मैंने आपको बोला कि न्यूक्लियोफिलिसिटी पर नॉन पोलर सॉल्वेंट लेने पर कोई फर्क, नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो एनी इफेक्ट। क्यों भाई, क्यों नहीं पड़ेगा? आप बताइए मुझे। सेम डिजोल्ड इन सेम। अच्छा मुझे बताइए, कोई न्यूक्लियोफाइल है तो ये स्पीसीज क्या पोलर की नॉन पोलर? पोलर, पोल दिख रहा है, चार्ज दिख रहा है, इट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक पोल को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी कंपाउंड है नेगेटिव पार्ट को न्यूक्लियोफाइल, पॉजिटिव पार्ट को इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, है ना? तो जो नेगेटिव पार्ट है ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा क्या? इस सॉल्वेंट की प्रेजेंस से इसकी सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। लेकिन बच्चों याद करो आयनिक बॉन्ड, अगर हम किसी पोलर कंपाउंड को पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के कारण उसके चारों ओर एक लेयर बनती है। पानी के लिए अपन ने उसको बोला था हाइड्रेशन लेयर, और अपन ने कहा था कि पानी की बजाय कोई और सॉल्वेंट है पोलर तो उसको सॉल्वेशन लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? विलायकन परत। वही फर्क पड़ेगा। तो दोनों इनमें फर्क पड़ेगा। कैसे फर्क पड़ेगा? वन बाय वन बात करते हैं। पहले बात करते हैं पीपीएस, वाटर के अंदर जो बात करी अपन ने, बात करें पीपीएस की। पीपीएस में क्या होगा? जैसे वाटर है, इसका एक एग्जांपल कोई भी पोलर सॉल्वेंट है ना? तो इसमें क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल है, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों के चारों ओर ये लेयर बनाता है। कैसे? अपन जानते ही हैं, वाटर है तो इसके चारों ओर, वाटर की जगह कोई दूसरा सॉल्वेंट है, तरीका यही रहेगा। पॉजिटिव के चारों ओर तो ऐसे लेयर बना देता है, इसके चारों ओर ऐसे लेयर बना देगा। ये खुद सॉल्वेंट भी एक डाइपोल है तो नेगेटिव वाला पार्ट इसके पास आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, और चारों ओर से इसको घेर लेगा। बात अपन पहले भी कर चुके हैं बॉन्डिंग में। ठीक है? ऐसे चारों ओर से इसको जो सॉल्वेंट वाले मॉलिक्यूल है वो घेर लेंगे। नेगेटिव वाले में क्या होगा? जैसे वाटर है, इसका एंड चेंज हो जाएगा। इस तरीके से वाटर का जो पार्शियल पॉजिटिव है वो नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा, और इस तरीके से इसको भी चारों ओर से घेर लेंगे। इधर क्या आएगा? पॉजिटिव, इधर क्या आ जाएगा? नेगेटिव एंड। इसमें क्या होगा? इधर क्या आएगा? पॉजिटिव, इधर क्या आ जाएगा? नेगेटिव एंड। यानी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जो रिएजेंट है आपका, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड पे अटैक करने वाला रिएजेंट है, उसके दो हिस्से होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। दोनों ही आयंस को चारों ओर से घेरा जाएगा, दोनों ही आयंस के चारों ओर परत बनेगी। अगर ये ऐसे जो परत बनती है बच्चों, अपन बात करें, इसका जो एंड रिजल्ट होगा वो ये होगा
कि जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है इसके चारों ओर भी हाइड्रेशन लेयर बनेगी, परत बनेगी, और जो न्यूक्लियोफाइल है उसके चारों ओर भी परत बनेगी। अगर इस परत का नाम क्या होता है? वाटर के केस में इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन लेयर। पढ़ते हैं बच्चों आयनिक बॉन्ड में इसी के बारे में। और अगर कोई दूसरा सॉल्वेंट है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सॉल्वेशन लेयर। ये लेयर बन जाएगी। इस लेयर से न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की जिंदगी पे क्या फर्क पड़ेगा? बच्चों साइज चेंज होगी सीधी। पहले न्यूक्लियोफाइल छोटा था, अब इसके चारों ओर वाटर मॉलिक्यूल जुड़ गए तो साइज बड़ी होगी। अब बताओ छोटा मॉलिक्यूल आसानी से अटैक कर सकता कि बड़ा? छोटा। तो ऐसा होने से इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होगी कि इंक्रीज? कॉमन सेंस लगाओ, इंक्रीज की डिक्रीज? तो मुझे बताओ अगर मैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले रहा हूं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो वो रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफाइल की डिक्रीज कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की डिक्रीज कर रहा है, दोनों की कर रहा है? दोनों की डिक्रीज कर रहा है। इलेक्ट्रोफाइल की भी डिक्रीज कर रहा है क्योंकि साइज बड़ी कर रहा है, और न्यूक्लियोफाइल की भी डिक्रीज कर रहा है। अब किसके चारों ओर परत कितनी बड़ी बनेगी? ये क्या है? हाइड्रेशन परत ही तो है। तो याद करो हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है Q बाई R। पढ़ा बॉन्डिंग में? या तो Q ज्यादा हो या R कम हो। और अपन ने यह भी पढ़ा कि इस हाइड्रेशन परत बनने के बाद पानी में छोटे वाला मोटा हो जाता है। जो साइज में छोटा होता है, जिसका R कम होता है, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, तो उसके चारों ओर परत लॉकडाउन में क्या कर दिया तुमने? बच्चों की आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो मैंने क्या बोला कि भाई अगर R छोटा है, आयन छोटा है, तो उसके चारों ओर हाइड्रेशन लेयर, तो जो साइज है वो उल्टी हो जाएगी। छोटे वाला बड़ा हो जाएगा और बड़े वाला छोटा हो जाएगा। क्लियर? किसके चारों ओर परत कितनी बड़ी जुड़ेगी? ये अपन बात करते हैं हाइड्रेशन एनर्जी से Q बाई R से। लेकिन मेरे कहने का मतलब फिलहाल मैं बता रहा हूं कैटायन और एनायन दोनों के ऊपर फर्क पड़ेगा। अब देखिए इस साइज से फर्क क्या पड़ेगा? साइज से फर्क पड़ेगा कि अगर इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल की साइज बड़ी होगी तो अटैक करने में समय लगेगा, अटैक करने में समय लगेगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्लो। और रेट का न्यूक्लियोफिलिसिटी से कनेक्शन है, मैंने कल ही बताया आपको। रेट फास्ट है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, रेट स्लो है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है। अब देखो मेरी बात, अगर ये है साइज का, अपन ने ग्रुप में बात करी थी, ये है बच्चों, ठीक है? तो इनमें से कौन बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है? F-। क्यों? रीजन क्या बताया था? साइज छोटी है जिससे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। छोटी साइज पर सेम चार्ज है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा। ग्रुप में मैंने कहा था कि चार्ज डेंसिटी देखनी है, साइज देखनी है। तो अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है, अगर सॉल्वेंट कौन सा है? नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो ये ऑर्डर किसका हो जाएगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी का यही ऑर्डर हो जाएगा और बेसिक स्ट्रेंथ का भी यही ऑर्डर हो जाएगा। बेसिक, अच्छा एक बात और, बेसिक स्ट्रेंथ पर मीडियम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? हम कौन से बेस की बात कर रहे हैं? लॉन पेयर देना कौन से बेस की बात है? लेविस बेस। और याद करो लेविस बेस क्या डेफिनेशन होती है? आर्हेनियस कहता है पानी में जो H+ देता है वो एसिड और OH देता है वो। और ब्रॉन्स्टन एंड लोरी क्या कहता है? किसी भी मीडियम में जो H+ देता है वो एसिड, और जो H+ देता है वो लेता है वो
बेस। लुईस क्या कहता है? देयर इज नो एनी रिक्वायरमेंट ऑफ सॉल्वेंट। लुईस एसिड बेस में बोलता है सॉल्वेंट की जरूरत नहीं है, जो भी लॉन पेयर देता है बेस और लॉन पेयर लेता हो। तो यहां ये जब लॉन पेयर डोनेट कर रहा है, और यहां हम कल बात कर रहे थे कि लेविस बेस और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस, तो बताओ लेविस बेस की बात कर रहे हैं तो क्या लेविस बेस को सॉल्वेंट से कोई लेना देना है? क्या लेविस बेस को इस बात से लेना देना है अटैक कितना जल्दी होगा? क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ काइनेटिक्स पे डिपेंड है, फाइनली थर्मोडायनेमिक आंकड़े पर डिपेंड करती है। तो कहने का मतलब यह है कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है, बेसिक स्ट्रेंथ मीडियम पर डिपेंड है। भूल जाओ कभी तो यूं सोचना बेसिक स्ट्रेंथ तो अपन ने जीओसी में पढ़ लिया था, अगर सॉल्वेंट का असर होता तो सॉल्वेंट वही नहीं पढ़ लेते, समझ गए? लेकिन साइज बड़ी होने से रिएजेंट का अटैक करना स्लो और फास्ट हो सकता है, और रिएक्शन का स्लो और फास्ट होना यानी काइनेटिक्स, और काइनेटिक्स पे कौन डिपेंड करता है? तो सॉल्वेंट का असर न्यूक्लियोफिलिसिटी पर तो हो सकता है, मीडियम पे डिपेंड करेगा कौन सा सॉल्वेंट है, लेकिन बेसिक पर नहीं होगा। तो बोलो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में यही आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी, और यही क्या हो गया? बेसिक स्ट्रेंथ भी यही हो गया, ठीक है। लेकिन हम बात करें पीपीएस में, ध्यान से समझना, पीपीएस में बेसिक स्ट्रेंथ तो यही होगा बच्चों, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ साइज के ऊपर, मतलब सॉल्वेंट से साइज जो चेंज होती है उसमें फर्क नहीं पड़ता। सिंपल चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ ये है। लेकिन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, मुझे बताओ अब साइज में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा पानी में डालने के बाद? ये साइज में सबसे, तो ये अटैक करने में सबसे क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। तो इसकी ऑर्डर जस्ट क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। रीजन देखिए, एफ माइनस एक्वस, सी एल माइनस एक्वस, बी आर माइनस एक्वस और आई माइनस एक्वस। यानी आप क्या देख रहे हो? बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिसिटी सेम नहीं होती, समझ गए बात? मीडियम का असर, बेसिक मीडियम का असर जो है न्यूक्लियक लेविस बेस पे नहीं पड़ता। मैं फिर कह रहा हूं आर्एनियस एसिड बेस से अलग बात है, लेकिन हम लॉन पेयर देने वाले बेस की बात कर रहे हैं। तो ये कौन सा बेस है? लेविस बेस। और लेविस बेस की बेसिक स्ट्रेंथ सॉल्वेंट पर डिपेंड नहीं करती, तो इसके तो सॉल्वेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो पहले ऑर्डर था वही रहेगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्वेंट कोई लेयर बनाता ही नहीं, तो जो बेसिक स्ट्रेंथ है वही न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी। लेकिन पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा? जो आयन वैसे छोटा है, वैसे साइज में ये क्या सबसे छोटा, लेकिन पानी में डालने के बाद उसके चारों ओर हाइड्रेशन लेयर सबसे ज्यादा बड़ी बन जाएगी। जानते हैं ना अपन, मैं अगर इनकी बात करूं, देखो ये एफ माइनस है, ये एफ माइनस है और ये आई माइनस है। तो जब तक सॉल्वेंट में नहीं डाला, साइज में कौन बड़ा है? आई माइनस साइज में बड़ा है, और बड़ी साइज पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अपन बोलेंगे चार्ज डेंसिटी कम है तो लेस बेसिक है, और ये मोर बेसिक है और मोर न्यूक्लियोफिलिक है। लेकिन जब पानी में डाल दिया तो छोटे वाले के चारों ओर हाइड्रेशन लेयर, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है क्यू बाई आर के, तो ये साइज इतनी बड़ी परत आ गई, तो ये क्या हो जाएगा? साइज में सबसे बड़ा। इसके चारों ओर भी परत होगी लेकिन इतनी सी होगी। अब बताओ, हम बोलते हैं पानी में क्या हो जाता है? छोटा वाला मोटा हो जाएगा। तो अब बताओ साइज में कौन बड़ा है? अब एफ माइनस साइज में सबसे बड़ा है, तो उसका अटैक स्लो की फास्ट, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा की कम। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर पोलर सॉल्वेंट है, पीपीएस है, तो उसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ का उल्टा हो जाएगा। क्यों? बेसिक स्ट्रेंथ तो सिंपल साइज पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट की प्रेजेंस का बेसिक मीडियम पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी पर फर्क पड़ेगा। जो आयन छोटा है उसके चारों ओर हाइड्रेशन लेयर बड़ी बनती है, तो हाइड्रेशन लेयर बड़ी बन गई तो आयन अल्टीमेटली क्या हो गया? बड़ा हो गया, और बड़ा आयन हो गया तो उसका अटैक क्या हो गया? स्लो हो गया। क्लियर? अब देखिएगा, तो आपसे पूछे OH माइनस
क्या है, अटक रहा है क्या? OH माइनस और SH माइनस, OH माइनस और SH माइनस में से कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा? कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा? तो आप बोलोगे कौन से मीडियम की बात है? नहीं बोला तो हमेशा यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर मान के बात करते हैं। अगर नहीं और सॉल्वेंट बोल दिया साथ में ऑब्लिक करके CCl4 वाटर जो भी, तो उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। अगर सॉल्वेंट नॉन पोलर है तो अपन ने कल तक जो बात करी कि ग्रुप में जाने पर साइज बढ़ती है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी घटती है, ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल छोटी साइज के ऊपर चार्ज है, ठीक है, ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन अगर सॉल्वेंट कौन सा है? नॉन पोलर सॉल्वेंट है। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो इसके चारों ओर हाइड्रेशन लेयर बड़ी बन जाएगी और ये साइज में वैसे तो छोटा है लेकिन पानी के जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा? बड़ा। तो इसका अटैक क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। लेकिन दोनों ही मीडियम में बेसिक स्ट्रेंथ क्या रहेगी? बेसिक स्ट्रेंथ लेविस बेस। दोनों ही सिचुएशन में OH माइनस और S माइनस में से कौन रहेगा? बेसिक मीडियम पर सॉल्वेंट का इफेक्ट कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि वो साइज बड़ी होने से आयन का अटैक स्लो हो जाएगा, यानी उसका काइनेटिक पैटर्न चेंज हो जाएगा। और काइनेटिक पैटर्न पर कौन डिपेंड करता है? न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड करती है, बेसिसिटी डिपेंड नहीं करती। बात समझ में आ गई? तीसरा सॉल्वेंट अच्छा, इसका फर्क सिर्फ ग्रुप वाले में ही पड़ेगा, क्योंकि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं वो तो EN की बात है, ठीक है। इसके चारों ओर हाइड्रेशन परत बनने से आयन की EN तो चेंज होगी नहीं। मैंने बोला था ग्रुप में जा रहे हैं, ग्रुप में जा रहे हैं तो साइज मैटर करती है, और चारों ओर हाइड्रेशन लेयर बनने से साइज बदलती है। और हमने साइज की बात किस में करी थी? ग्रुप में करी थी। जितनी बड़ी साइज का न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा उतना ही अटैक स्लो होगा और उतना ही केमिकल काइनेटिक्स के हिसाब से रेट स्लो हो जाएगी, और रेट स्लो हो जाएगा तो बेकार न्यूक्लियोफाइल होता जाएगा। अब देखो बच्चों, अगर सॉल्वेंट, मजेदार बात अगर सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, कैसा है? एप्रोटिक, मतलब ऐसा जो आपको कल बात बताई, ऐसा। मजेदार बात सुनना इसमें, ऐसा आपको बताया था एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होगी लेकिन पोलर बॉन्ड होगा, है ना। कार्बोनिल कंपाउंड्स बताए, बहुत सारे एग्जांपल्स कल आपको बताए। इसमें क्या होगा? यहां पर क्या आता है? पार्शियल पॉजिटिव, और यहां क्या आता है? पार्शियल नेगेटिव। जब किसी ये तो माध्यम है, ये सॉल्वेंट है, इसके अंदर मैंने कोई रिएजेंट मिलाया, तो होना तो क्या चाहिए? इसके पास भी दोनों एंड है, तो ये अपने दोनों एंड से इसके चारों ओर परत बनानी चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल के चारों ओर भी परत बननी चाहिए और न्यूक्लियोफाइल के चारों ओर भी परत बननी चाहिए। लेकिन इसका जो पॉजिटिव पार्ट है कार्बन के ऊपर है, और इस कार्बन के चारों ओर बड़े बड़े स्टेरिक एंट्रेंस वाले CH3 ग्रुप्स लगे हुए। इस वजह से इसका जो पॉजिटिव पार्ट है जो किसके चारों ओर परत बनाता, वो नहीं बन पाती। यानी ये वाला सॉल्वेंट लेने पर न्यूक्लियोफाइल के चारों ओर कोई परत नहीं बनेगी। पॉजिटिव ढक गया, नेगेटिव हमेशा साइड में आएगा। यानी इस कंडीशन में इलेक्ट्रोफाइल के चारों ओर तो परत बनेगी, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसके चारों ओर तो सॉल्वेशन लेयर बनेगी, बट न्यूक्लियोफाइल सेफ रह जाएगा। क्यों रह जाएगा? क्योंकि ऐसे सॉल्वेंट में पॉजिटिव जो आता है वो किस पे आता है? कार्बन पे, और कार्बन के चारों ओर हमेशा कौन से लगे होते हैं? बड़े ग्रुप। तो स्टेरिक एंट्रेंस से ये पॉजिटिव तो ढक गया। देखो मेरी बात सुनो, जैसे न्यूक्लियोफाइल है, इसके ये पास आएगा तो ही तो इसका चार्ज घटाएगा। अब ये इसके पास आता है कार्बन, देखना ये कार्बन है, कार्बन पास आया तो कार्बन से पहले तो कौन आगे? CH3 ग्रुप आएगा, कार्बन तो वी शेप अंदर है गया, तो ये तो इसको बल्कि रिपेल करेंगे, इसके चारों ओर परत बन ही नहीं पाएगी। क्योंकि डाइपोल में वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कमजोर होता है, डाइपोल वंडरवॉल बॉन्ड ही तो है, लेकिन डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा होगी तो कोई पावरफुल वंडरवॉल बॉन्ड बन ही नहीं पाएगा, इसलिए उसके चारों ओर परत बनेगी ही नहीं। मतलब सार की बात क्या हुई? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो धनायन और ऋणायन, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की साइज बदलेगी। सॉल्वेंट में डालते दोनों बड़े साइज की हो जाएगी, ठीक है। और पोलर एप्रोटिक है
तो पोलर ऑपरेटिंग में अपने पास कौन अवेलेबल है? केवल नेगेटिव पार्ट। तो नेगेटिव वाले से तो इसके चारों ओर से कवर कर लेगा ये ऐसे, ऑक्सीजन तो है, जैसे ये है, ऑक्सीजन वाले एंड से तो ये पास आ जाएगा ई के, डाइपोल पास आ जाएगा इसके, इसको चारों ओर से परत बनाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन जो नेगेटिव पार्ट है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के पास इसका पॉजिटिव पार्ट पास आता, ये वाला इसके चारों ओर लेयर बनाता, लेकिन ये पॉजिटिव ढका हुआ है, बादलों में छिपा हुआ है स्टेरिक एंट्रेंस के कारण, इसलिए उसके चारों ओर परत नहीं बना पाएगा। मतलब ये हुआ, हम बात किसकी कर रहे हैं? तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर इस वाले सॉल्वेंट का फर्क नहीं पड़ेगा। तो केवल किस सॉल्वेंट का फर्क पड़ेगा? पोलर प्रोटिक का। सिर्फ वाटर जैसे सॉल्वेंट होते हैं उसी की कंडीशन में छोटा वाला मोटा होगा, और भूल जाओ तो अपना पुराना डायलॉग, पानी में छोटा वाला मोटा हो जाता है। और आज उस बात के साथ एक शब्द और जोड़ दो, केवल पानी में, यानी केवल पानी जैसे सॉल्वेंट्स होते हैं उन्हीं में ही छोटा वाला मोटा हो जाता है न्यूक्लियोफाइल। बात समझ में आई? हाँ, अगर इलेक्ट्रोफाइल की बात करें तो इलेक्ट्रोफाइल में तो यहां भी साइज बड़ी होगी, न्यूक्लियोफाइल की साइज बड़ी, तो लगा के इसके नीचे लिखिएगा, बात इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, इन PAS, इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेयर, सॉल्वेशन लेयर can be formed, solvation layer can be formed around electrophile only. समझ गए? न्यूक्लियोफाइल के चारों ओर क्यों नहीं? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के चारों ओर, ये पॉजिटिव, कॉमन सेंस की बात है भाई, पॉजिटिव आता लेकिन चारों ओर से ढका हुआ है, आ ही नहीं सकता। तो लिखना, साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल, साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल रिमेन अनचेंज इन PAS, साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल रिमेन अनचेंज इन PAS। नाभिक स्नेही के आकार पर, नाभिक स्नेही के आकार पर ध्रुवीय एप्रोटिक विलायक में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नाभिक स्नेही के आकार पर ध्रुवीय एप्रोटिक विलायक की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो बताओ, मुझे बताओ, एक बात बताओ, इस समरी के बाद मैं आपको बोल रहा हूं, जो सॉल्वेंट है, जो सॉल्वेंट है वो आपका ये है एसीटोन, एसीटोन, या आप बताए थे सल, एसओ के या साथ लगे हुए, ऐसा ये सॉल्वेंट है। आप मुझे बताइए इनमें से कौन तगड़ा न्यूक्लियोफाइल है? F माइनस, यानी पुराने तरीके से, नया कोई भी अंदाज नहीं। अगर मैं कहूं सॉल्वेंट CCl4 है तो बोलो, तो भी यही रहेगा, तो भी यही रहेगा। और मैं कहूं, अगर मैं कहूं सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट अमोनिया है, अमोनिया कैसा सॉल्वेंट होता है? पोलर प्रोटिक, बताया था पोलर प्रोटिक की पहचान, एक्टिव हाइड्रोजन मिलना चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन मिलना चाहिए। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। लेकिन बताओ, तीनों के प्रेजेंस में बेसिक स्ट्रेंथ सेम रहेगी, ऊपर वाले जैसी होगी। तीनों ही सॉल्वेंट की मौजूदगी में, तंत्र की जो बात यह है कि तीनों ही सॉल्वेंट में बेसिक, ये ऑर्डर तो किसका था? न्यूक्लियोफिलिसिटी का। बेसिक कैसा रहेगा? बेसिक में कौन होगा सबसे ज्यादा?
FCl Br और सॉल्वेंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो न्यूक्लियोफाइल पर कौन से सॉल्वेंट का असर पड़ता है? नट सेल में बात करें तो कौन से सॉल्वेंट का? सिर्फ इस टाइप वाले का, मतलब पीपीएस वाले का ही फर्क पड़ता है। बाकी सॉल्वेंट की प्रेजेंस में कोई नया परिवर्तन, और इसमें भी फर्क क्या पड़ता है? जस्ट उल्टा हो जाता है। जो छोटा वाला है वो साइज में मोटा हो जाता है, साइज में मोटा हो जाएगा, भारी भरकम हो जाएगा, तो उस रिएजेंट का अटैक मुश्किल हो जाएगा। अटैक मुश्किल होगा, रेट स्लो हो जाएगी। मैंने कल ही बताया था न्यूक्लियोफिलिसिटी रेट के समानुपाती होती है। रेट अगर स्लो हो गया तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। बात क्लियर है? बस इतनी सी बात हमारे को ध्यान रखनी है, बाकी सारी बातें एज इट इज, बाकी सारी बातें वही न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर डिसाइड करने के अंदर अपने को करनी होती है। क्लियर बच्चों? तो यहां पर हम क्या पढ़ रहे थे, आपको फिर से वापस याद दिलाता हूं। ये क्या था? क्या हो रहा है? लगातार चल गया। ये क्या था? रिएज सबस्ट्रेट, इसके ऊपर जो अटैक कर रहा था इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, ये दोनों पढ़े अपन ने। इसको अपन ने क्या बोला था? रिएजेंट। इसके साथ जो सरकमस्टांसेस थे उनकी बात करी। बीच में क्या बनता है? जरूरी है क्या इंटरमीडिएट बने ही? अगर रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है तो हो सकता है क्या बन जाए? ट्रांजिशन स्टेट, बीच की स्टेज। अगर एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है तो इंटरमीडिएट बन गया। अब हम आज अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ेंगे। इंटरमीडिएट 5 टाइप के होते हैं। खुशी की बात यह है कि शुरू के 3 आप जानते हो, लिख लीजिएगा। टाइप ऑफ इंटरमीडिएट्स, टाइप ऑफ इंटरमीडिएट्स, इंटरमीडिएट के प्रकार लिख लीजिए। कार्बोकैटायन, कार्ब एनायन, कार्ब फ्री रेडिकल, कार्ब धनायन, कार्ब ऋणायन और कार्ब मुक्त मूलक। कार्बोकैटायन, कार्ब एनायन एंड कार्ब फ्री रेडिकल, ये तीनों अपन पढ़ चुके हैं। इनका स्टेबिलिटी, इनके बारे में एवरीथिंग जीओसी में पढ़ चुके। चौथा लिखिएगा कार्बीन और 5वां नाइट्रीन। कार्बीन और नाइट्रीन। तो पहला लिखिएगा कार्बीन। कार्बीन बच्चों एक नई बात नहीं आई, नॉट ए सिंगल बात। कार्बीन के बारे में बात करें बच्चों। अच्छा, ऊपर वाले तीनों में से कौन इलेक्ट्रोफाइल है, कौन न्यूक्लियोफाइल है? कार्बोकैटायन में ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, वो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझता है। फ्री रेडिकल में भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो भी इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर बिहेव करेगा। और कार्ब एनायन न्यूक्लियोफाइल की भांति बिहेव करेगा। इन दोनों का साथ ही देख लेंगे। कार्बीन क्या होता है बच्चों? इसको अपन ने बोला मैथिल कार्बीन या सिंपल कार्बीन बोल दिया, कुछ भी नहीं बोला। इसका मतलब ये आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट है। ठीक है, अपन ने बॉन्डिंग में भी इसके हाइब्रिडेशन के बारे में आपको बताया, फिर से यहां देख लेंगे। इसके ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इनके रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से ये 2 टाइप का होता है, सिंगलेट और ट्रिपलेट। सिंगलेट में क्या होता है? दोनों एक में ही रहते हैं। और ट्रिपलेट में अलग अलग रहते हैं, ऐसा ही बोलते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है और एक दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग में है। इसको क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट। और इसको सिंगलेट, यही बोलते हो। अब इसमें आप हाइब्रिडेशन की पुरानी बातें लगाइए। उल्टा तो नहीं बोल रहे? अब बताइए, इसके अंदर ये जो है दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है, तो किसके तौर पे बिहेव करेगा? एज ए लॉन पेयर। लॉन पेयर है तो उसका हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा?
अरे 2 सिग्मा और 1 लॉन पेयर sp2, और sp2 में 1 लॉन पेयर है, तो ये कैसा रहेगा बताओ, वी शेप, यहां पर कार्बन का लॉन पेयर, ठीक है। इसमें क्या है, 2 सिग्मा है और बाकी दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन के तौर पर है। तो याद करो ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वालों का अपडेशन अपन ने निकाला, इसमें लेटरल वाले की ईएन ज्यादा होती है, तो उसको हम हाइब्रिडाइजेशन में शामिल करते हैं, नहीं शामिल, तो इसमें लेटरल एटम की ईएन ज्यादा है क्या। तो ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी जो अपन ने बॉन्डिंग में पढ़ी, उसी से बताओ इनको हाइब्रिडाइजेशन में शामिल करें, नहीं करें, नहीं करेंगे, तो सिग्मा कितने लॉन पेयर है क्या, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, और sp है तो कैसा है, कोई नई बात, लीनियर। इसमें कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 तो लॉन पेयर है, देखो 2 तो ये रहे और 2 ये बॉन्ड वाले, 2 ये वाले, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट कि इनकम्प्लीट, तो ये इलेक्ट्रोफाइल कि न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। जब भी ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर बिहेव करेगा, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो। इसमें भी 1 और 1 2 3 और अब बच्चों क्वेश्चन उठता है इन दोनों में से स्टेबल ज्यादा कौन सा है। तो सुनो, इसके लिए मैं आपको एक पुराना रूल बताता हूं, आपको याद है इन दोनों में फर्क क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ही तो फर्क है। इसमें तो कार्बन के एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें दोनों ऑर्बिटल में अलग अलग इलेक्ट्रॉन है, यही है। याद करो, आपको एक बात बोली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, आप बाउ प्रिंसिपल में एक तो था पाउली का रूल, वो तो सिर्फ बोलता है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दोनों विपरीत चक्रण के होंगे। एक और था हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, उसी से इन दोनों का फैसला होगा। आपको बोला था कि जैसे P3 है, P3 कॉन्फ़िगरेशन है, तो अपन ऐसा लिखेंगे या ऐसा कर देंगे, कौन सा सही है, क्यों, नीचे वाले में क्या गलती है। अगर हुंड के रूल को अपन ने बेसिक पढ़ा था, मैंने ऐसे नहीं बोला सिंपल बोल देते हैं कि पहले एक एक जैसा बढ़ना चाहिए बाद में विपरीत करना चाहिए, ऐसा नहीं। मैंने बोला था जिस कॉन्फ़िगरेशन के लिए 2s+1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या टर्म थी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी टर्म क्या था, आपको बोला था कि जिसके लिए 2s+1 ज्यादा होता है वो क्या होता है, मोर। बस वही बात यहां लगा दीजिएगा, वही बात कार्बन के लिए लगा दीजिएगा। और 2s+1 कब ज्यादा होगा, जब s ज्यादा होगा, और s कब ज्यादा होगा, जब अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, 0, तो यहां स्पिन मल्टीप्लिसिटी लगाओ, s की जगह 0 पुट करो, तो यहां 2s+1 इस वाले कार्बन के लिए 2s+1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितनी आई, और यहां अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो s की जगह 2 नहीं रखना, s की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन के लिए होती है हाफ। 1 इलेक्ट्रॉन है, सुनिए यहां पर क्या होता है 2s+1, यहां जो s है, s होता है टोटल स्पिन। टोटल स्पिन से क्या मतलब, 1 इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है हाफ इंटू अनपेड इलेक्ट्रॉन से टोटल स्पिन निकालते हैं अपन। तो बोलो यहां अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, इसके लिए s की वैल्यू कितनी, हाफ, और इसके लिए भी हाफ और हाफ, हाफ और हाफ। इसमें मजेदार बात सुनना, ये मैंने गलत लिख दिया है, दोनों सेम स्पिन के होंगे, अलग अलग ऑर्बिटल में होंगे, सेम स्पिन के होंगे, सेम स्पिन के होंगे, तो इसकी वैल्यू हाफ और इसकी हाफ और हाफ। एस कितना आया 1, या 1 पुट करो तो कितना आ जाएगा, 2s+1 की वैल्यू कितनी आई 3। तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा, ट्रिपलेट। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि सिंगलेट और ट्रिपलेट में से जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसका 2s+1 ज्यादा होगा। तो अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल ये वाला मोर स्टेबल होगा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हाफ-बाउ प्रिंसिपल लागू होता है, चाहे टॉपिक कोई भी हो। और हाफ-बाउ में 3 चीजें थी, हुंड, पाउली और n+l। तो यहां कोई नया रूल नहीं है इन दोनों की स्टेबिलिटी डिसाइड करने में। वही बात P3 का विन्यास आप करते थे, तो क्या ये ज्यादा सही था या ये मैं इसको मिटा के जो ये कर रहा हूं ये ज्यादा सही है,
जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी सेम स्पिन के, वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता हुंड के अकॉर्डिंग। बोलो यस कि नो? तो सिंगलेट ज्यादा स्टेबल की ट्रिपलेट? क्यों? क्योंकि इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन, सेम डायरेक्शन में घूमने वाले अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो टोटल स्पिन ज्यादा, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी। एंड अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, हुंड के अधिकतम चक्रण बहुलता के नियम के अनुसार जिस विन्यास की, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है आपको, जिस विन्यास की चक्रण बहुलता ज्यादा होती है वो विन्यास मोर स्टेबल होता है। तो बोलो कौन सा ज्यादा स्टेबल हुआ? कोई नई बात क्या? संकरण निकालना पहले से जानते हैं क्या? इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पहले से निकालना जानते हैं क्या? तो कुछ भी इसके लिए अपन नया नहीं कहेंगे। अब यह एक मजेदार बात बच्चों, ये तो थी कार्बिन, सिंपल कार्बिन, और अगर इसके हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करके क्लोरीन लगा दूं तो इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन। इसको क्या बोलते हैं? डाइक्लोरो। अगर मैं हाइड्रोजन हटा के फेनिल ग्रुप लगा दूं बेंजीन रिंग तो क्या बोल देंगे? डाइफेनिल कार्बिन। कार्बिन का मतलब ये दो आंखें, हाइड्रोजन लगा रखा है तो उसको मेथिल कार्बिन कह दो, या कुछ नहीं बोला सिंपल कार्बिन बोला है तो इसका मतलब ये है। इसके लिए या तो बोल दो मेथिल कार्बिन या कुछ कार्बिन नहीं बोला, सिंपल कार्बिन बोला तो ये क्या है? डाइक्लोरोकार्बिन। और इस क्लोरीन की जगह अगर फेनिल ग्रुप लगा दूं, बेंजीन रिंग लगा दूं तो डाइफेनिल कार्बिन हो जाएगा। क्लियर? अब डाइक्लोरोकार्बिन, यहां एक मजेदार बात देखना, डाइक्लोरोकार्बिन भी इलेक्ट्रॉन के वितरण के हिसाब से दो टाइप का होगा। वही कौन सा? सिंगलेट और ट्रिपलेट। अब बताओ इसके अंदर एक ही ऑर्बिटल में है दोनों, और इसमें क्या है? हाइब्रिडाइजेशन उसी तरीके से निकल जाएगा। सेम। इसके लिए कौन ज्यादा स्टेबल होगा? है सिंगलेट, क्योंकि इसके अंदर बैक बॉन्डिंग हो रही है। आप देख सकते हो इसके पास लॉन पेयर दिख रहा है आपको, और इसके पास वेकेंट क्लोरीन है तो वेकेंट डी, वेकेंट डी। और आपको पता है बीबी, सारे प्रायोरिटी ऑर्डर में बीबी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, नहीं दोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। और बीबी को तो प्रायोरिटी देनी ही पड़ती बच्चों, चाहे या बिना चाहे। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं? आपको याद है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी में बताया था मैंने, है ना? तो बच्चों इसके अंदर बैक बॉन्डिंग हो रही है, इसलिए हुंड्स रूल से नहीं, बैक बॉन्डिंग से ये मोर स्टेबल है, ये बीबी है। तो डाइक्लोरोकार्बिन में सिंगलेट और ट्रिपलेट में से कौन ज्यादा स्टेबल? सिंगलेट। लेकिन अगर बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है, यहां हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा हुआ था, तब हमने हुंड्स रूल ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1 की वैल्यू से स्टेबिलिटी का ऑर्डर डिसाइड करते हैं। बोलो क्लियर है क्या? है? ये भी बात अच्छी बोली आपने, तो फिर याद करो बॉन्डिंग की बात। I+ और I न्यूट्रल में, I- और I में से, I- और I में से कौन लेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखते हैं, तो इसके पास लॉन पेयर बड़ी साइज पर है, इसके पास छोटी साइज में। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ अब इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया? तो लॉन पेयर तो बैक बॉन्डिंग में चला गया। अब इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा डाइक्लोरोकार्बिन का? है sp बोलने वाले कमीनों, एक बात बोली थी आपको, बैक बॉन्डिंग दो टाइप की होती है, बीबी नंबर 1, बीबी नंबर 2। और बीबी नंबर 1, 2 में भी, बीबी नंबर 2 में भी, ये बीबी नंबर 2 है, बीबी नंबर 2 में भी परफेक्ट बैक बॉन्डिंग हो तो ही संकरण चेंज करना है। परफेक्ट है क्या? इसके लॉन पेयर नहीं दिख रहे? लेटरल एटम हैलोजन हो, उसके पास लॉन पेयर हो तो परफेक्ट होती कि इम्परफेक्ट? आने वाले लॉन पेयर को रिपेल नहीं करेगा, तो परफेक्ट की इम्परफेक्ट? इसका हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीटली चेंज, तो इसके लिए, इसलिए इसकी शेप चेंज, यहां पर भी ये बैंड शेप वी शेप का होगा और ये लीनियर हो। बैक बॉन्डिंग होने के बावजूद भी शेप चेंज, नथिंग इज न्यू, पुरानी बात है। बैक बॉन्डिंग है तो बैक बॉन्डिंग कौन से टाइप का? बैक बॉन्डिंग टाइप 2। टाइप 2 में भी दो था, परफेक्ट और ये कौन सा है? इम्परफेक्ट बैक बॉन्डिंग है।
इम्परफेक्ट बैक बॉन्डिंग है तो उसके हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन पार्शियली चेंज होता है, शेप चेंज नहीं होती। वी शेप है तो वी शेप ही रहेगा। क्लियर? अरे क्लियर है क्या? चलिए, तो ये इनके बात हुई, स्टेबिलिटी का ऑर्डर उल्टा हो जाता है, बाकी सब बातें एज इट इज। ये डाइक्लोरोकार्बिन एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है जिसमें बनता है राइमर टिमान रिएक्शन, बात करेंगे, है ना। क्लोरोफॉर्म को एक्वस केओएच से रिएक्शन कराते हैं तब ये इंटरमीडिएट बनता है। अभी याद करने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन के साथ बनेंगे, बट बहुत ही फेमस रिएक्शन है जिसके अंदर ये बनता है। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कराते हैं एक्वस केओएच से या डाइल्यूट केओएच से, तब डाइक्लोरोकार्बिन बनता है। राइमर टिमान रिएक्शन में ये स्टेप काम आता है, खैर भूल जाइए। तो मैंने आपको बोला कि डाइक्लोरोकार्बिन। अब बात कर लेते हैं, चाहे डाइक्लोरोकार्बिन हो और चाहे आपका डाइक्लोरोकार्बिन हो, डाई फिनाइल कार्बिन हो या मेथिल कार्बिन हो, सब में एक ही बात है क्या? सब में एक ही बात है क्या? सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझते हैं। लिख लीजिएगा एक लाइन में, ऑल कार्बीन्स आर इलेक्ट्रोफाइल्स, ऑल कार्बीन्स बिहेव एज ए इलेक्ट्रोफाइल्स, ऑल कार्बीन्स बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल्स। और क्यों ना करें, सभी के पास, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रीन, नाइट्रीन में क्या होता है बालको? सिमिलर बात है, हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन अगर आपको याद हो तो उसके अंदर बनता है नाइट्रीन CH3N। एक तो बच्चों इसमें पक्का लॉन पेयर होता है और 2 ये इलेक्ट्रॉन है जो एज ए लॉन पेयर भी रह सकते हैं और एज ए अलग अलग ऑर्बिटल में भी रह सकते हैं। इसको बोलते हैं नाइट्रीन, या कोई भी फ्री, चाहे मैथिल हो यहां पर या मैथिल, तो मैथिल नाइट्रीन बोल दिया। और अगर एसिल है, एसिल ग्रुप एस, CH3C डबल बॉन्ड O, और ये एक लॉन पेयर तो खरा है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे एसिल नाइट्रीन। मैथिल है तो मैथिल नाइट्रीन, फेनिल है तो फेनिल नाइट्रीन। ये साथ में क्या लगा हुआ है? नाइट्रीन से मतलब है मेरे को इस फ्री वैलेंसी से एक लॉन पेयर है और 2 आंख वाले इलेक्ट्रॉन। अब आंख वाले इलेक्ट्रॉन 2 है तो बच्चों पक्की बात है ये भी 2 टाइप का होगा, सिंगलेट और किसके आधार पर? इन इलेक्ट्रॉन के वितरण के आधार पर। ये एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है या अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो ये आपका जो नाइट्रीन है इसको बोलेंगे मैथिल नाइट्रीन, इसको बोलेंगे एसिल नाइट्रीन। अगर फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है तो फिनाइल नाइट्रीन। तो ये जो आपका नाइट्रीन है, नाइट्रीन भी 2 टाइप का हो गया, सिंगलेट और ट्रिपलेट। सिंगलेट और ट्रिपलेट। इसके अंदर क्या होगा? सिंगलेट में क्या होगा? देखिए N, यहां जो भी लगा हुआ है, एल्किल लगा हुआ है R, तो सिंपल एल्किल कह देंगे, मैथिल एथिल जो भी, एक तो पक्का लॉन पे रहेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन भी एक ही ऑर्बिटल में हैं। सेम वही बात सिंगलेट और ट्रिपलेट में क्या होगा बच्चों? ये R अपनी जगह है, एक तो लॉन पे रहेगा ही, एक तो लॉन पे रही, बाकी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है 2 अलग अलग ऑर्बिटल में, इसको बोल दिया ट्रिपलेट। सेम ओरिएंटेशन जैसा कि कार्बीन में कहा था, और इसका स्टेबिलिटी भी हुंड्स रूल से डिसाइड कर दे। तो बताओ कौन ज्यादा स्टेबल? इसकी स्टेबिलिटी के लिए भी आपको क्या देखना है? 2s+1। तो इसके लिए टोटल स्पिन कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल में तो एक प्लस हाफ वाला और एक माइनस हाफ वाला, एस कितना हो जाएगा? 0। तो इसके लिए 2s+1 कितना आएगा? 1। और इसके लिए कितना आ जाएगा? हाफ और हाफ, s 1। तो 2s+1 इजिकल टू कितना आ जाएगा? 3। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल? ट्रिपलेट वाला। डाइक्लोरोकार्बिन में सिंगलेट होता है, बाकी में हमेशा ट्रिपलेट मोर स्टेबल होता है। रट्टे मारने की जरूरत नहीं है 2s+1 से। अगर बैक बॉन्डिंग होगी तो बैक बॉन्डिंग मेजर फैक्टर है, इसलिए डाइक्लोरोकार्बिन में सिंगलेट वाला मोर स्टेबल होता है। बताओ यहां पर, बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल? देख लो ना, 2 2 4 2 6।
यहां भी नाइट्रोजन के पास कितने हैं बॉन्ड बनाने के बाद भी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल तो लिख लीजिए सिमिलर टू कार्बीन नाइट्रीन ऑल्सो विल बी इलेक्ट्रोफाइल, बिहेव एज ए इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन की आधिक्य वाला सिर्फ एक है कार्बेनाइन, बाकी सारे इंटरमीडिएट क्या है इलेक्ट्रोफाइल। सिर्फ कार्बेनाइन जो है उसमें ऑक्टेट कंप्लीट मिलेगा, वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पर बिहेव करेगा। चलिए बच्चों, ये थी बात रिएक्शन इंटरमीडिएट की। रिएक्शन इंटरमीडिएट में बहुत सारी बातें अपन जीओसी में पहले ही पढ़ लेते हैं। कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात पहले ही कर लेते हैं। और याद है ना, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात एक बार फिर से बता दो, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन था? कार्बोकेटाइन। और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर सेम होता है, क्योंकि कार्बोकेटाइन भी इलेक्ट्रॉन की कमी वाला और फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन की कमी वाला। तो बताओ सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग, उसके बाद ट्राइसीपीएम, देन ट्रोपोलियम कैटायन, देन डाइसीपीएम, देन सीपीएम, देन एरोमेटिक, उसके बाद नॉन एरोमेटिक। और नॉन एरोमेटिक अंदर 3 चीजें थी, सबसे ज्यादा रेजोनेंस, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट, और सबसे लास्ट में एंटी एरोमेटिक। याद है? चलिए अब देखिए बच्चों, हमने स्टेबिलिटी की बात करी। एक चीज अपने को यहां और सीखनी है कि किसी भी रिएक्शन में जब अपन अटैक करते हैं रिएजेंट का, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल जिसका भी अटैक करते हैं, अटैक करने के बाद कोई भी इंटरमीडिएट बना, या तो कार्बोकेटाइन बने, पांचों में से कोई एक बनेगा। लास्ट वाले 2 तो जो थे वो तो कभी कभार कुछ एक रिएक्शन में बनने वाले, मेजोरिटी में तीनों ऊपर वाले जो 3 है कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन फ्री रेडिकल, इनमें से कोई न कोई एक इंटरमीडिएट बनेगा। तो जिसका इंटरमीडिएट मोर स्टेबल होगा वो रिएक्शन फास्ट होगी, वो प्रोडक्ट आसानी से बनेगा। तो कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स वाली साइड में होता है, और इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी का ऑर्डर अपन पहले से जानते हैं। बट बच्चों कई बार क्या होता है कि आपने इंटरमीडिएट बनाया, कार्बोकेटाइन बनाया, और बनाने के बाद आपको महसूस हुआ कि यार थोड़ा सा चेंज करके ये पहले से ज्यादा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है, यानी स्टेबिलिटी जस्ट बगल वाले कार्बन पर भी अवेलेबल है। तो वो क्या करते हैं, अपना रीअरेंजमेंट कर लेते हैं और लेस स्टेबल से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन की ओर मूव कर जाते हैं। तो हेडिंग लिखिएगा, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए किसी भी रिएक्शन में, रिएक्शन के दौरान ऐसा हुआ किसी भी वजह से मान लीजिए इस तरह का कार्बोकेटाइन बना, इस तरह का कार्बोकेटाइन। हाँ कोई नहीं, क्या हो गया उसमें, गिनी लोगे यार, इतनी तो उम्मीद कर लें। सर आपने छेड़ा क्यों पहले? चलिए, है ना, इस तरीके से किसी भी रिएक्शन के दौरान इस तरह का इंटरमीडिएट बना। अब अपन सभी जानते हैं कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल और 2 डिग्री से ज्यादा। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री पर रहोगे आप तो बगल में एक ही CH2 लग सकता है। 1 डिग्री का मतलब एक ऐसा कार्बन जिससे एक और कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, और अगर 2 डिग्री पर रहेगा पॉजिटिव तो बगल में 2 कार्बन रहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा मिलेंगे। और अपन पढ़ चुके हैं, अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ही, और हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ज्यादा
स्टेबिलिटी, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन ऑलवेज प्लस वाला ही होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ज्यादा कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी उतनी। तो अब बच्चों मेरे को पता है कि ये कार्बन कौन सा है, ये कार्बन बाकी बगल में एक ही कार्बन से जुड़ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। ये वाला कार्बन कितने से जुड़ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन। और ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन। अब मुझे पता है कि जो कार्बोकेटायन है 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल और 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल, ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। और अगर कार्बोकेटायन के अगल बगल में खिसकने से रेजोनेंस संभव हो रहा हो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा स्टेबल कौन होता है, रेजोनेंस हो रहा है, हाँ या ना। तो देखो बच्चों, क्या मैंने क्या बोला, अब ये कार्बोकेटायन बन गया। इस कार्बोकेटायन के बनने के बाद मुझे लग रहा है कि अभी फिलहाल किस पे 1 डिग्री पर है। अगर मैं एक किसी भी एटम की या किसी भी ग्रुप की शिफ्टिंग करके इस पॉजिटिव को यहां ले आऊं तो 1 डिग्री की बजाय क्या होगा 2 डिग्री पर आ जाएगा। 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल है। तो उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, उस कंडीशन में क्या होगा, इसका जो एक H है, तुमने बोला CH2 करना, चलो वो भी नहीं करूंगा, तुमने टोक दिया ना, तो वो भी नहीं करेंगे। ये CH और ये एक H, टोटल तो CH2 ही। अब मुझे क्या करना है, ये पॉजिटिव इस पे लड़ना है, तो ये हाइड्रोजन अपने बॉन्ड सहित यहां शिफ्ट हो जाएगी। तो इसकी तो CH3 हो गया, बॉन्ड सहित CH आ गया, इलेक्ट्रॉन की कमी किस पे आ गई, इसके ऊपर है ना, H माइनस आ गया, CH नहीं सॉरी, तो इस CH पे क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। यानी कार्बोकेटायन 1 डिग्री से कहा गया 2 डिग्री पर आ गया। अब आपको बोले कि सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप, तो वही बात, क्या किसके लिए कर रहे हो, एंड एवरी कांड इन दिस ब्रह्मांड जस्ट फॉर। तो देखो सीन क्या हो जाएगा इस शिफ्टिंग के बाद, CH3 इसके पास भी एक H तो है, ये H अपनी जगह है, और यहां पर पॉजिटिव आ गया, और ये CH3 आ गया। यानी यहां आपका कार्बोकेटायन कितने डिग्री पर था 1 डिग्री पर, और इस शिफ्टिंग से अब कार्बोकेटायन कितने डिग्री पे आ गया 1 डिग्री, और 2 डिग्री में से कौन सा ज्यादा स्टेबल, 2 डिग्री वाला मोलिस्ट। अगर बगल, अच्छा ऐसा नहीं कि पहले से तीसरे पे कूद जाएगा, अगर जस्ट बगल में जाने से स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, चाहे हाइपर कॉन्जुगेशन से और चाहे रेजोनेंस से इंक्रीज हो रही है, तो कार्बोकेटायन स्विच करेगा, रीअरेंज करेगा अपने आप को। और अगर जस्ट बगल वाले पे जाने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 2 डिग्री से 2 डिग्री पर ही जा रहा है, पहले और तीसरे पर जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो वो स्विचिंग नहीं करेगा। जस्ट बगल वाले तक ही एटम्स की स्विचिंग हो सकती है ना। तो अब बताओ 2 डिग्री हुआ, सही है गलत है। अब यहां गया तो देखो लालच बुरी बल है, फिर इसका मन कर गया बगल में क्या है 3 डिग्री, पहले 1 डिग्री से 2 डिग्री पे गया, फिर पता चला बगल में और स्टेबिलिटी है, तो और स्विच कर जाएगा, ये वाला H यहां आ जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। तो अपने पास क्या बन जाएगा बच्चों, देखिए CH3 CH3 CH2 CH3, अल्टीमेटली ये बन गया। बताओ ये और आगे जाएगा तो कौन सा बन जाएगा, क्या बेकार मोर स्टेबल से लेस स्टेबल पे जाएगा, नहीं जाएगा। बताओ बच्चों इस वाले पहले, अब इन तीनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, पहले वाले में कितने अल्फा H है, ये फंक्शनल ग्रुप या मेन कंपाउंड मानेंगे, इसके बगल में ये हाइड्रोजन कितने हैं, इसके पास 2 अल्फा H है, 2 अल्फा H है, इसके पास 1 ये रहा और 3 ये रहे, 4 अल्फा H है, और इसके पास 3 और 3 6 और 2 8 अल्फा H है। तो मैं बोलूंगा कि ये जो स्विचिंग हुई है ये किसके आधार पे हुई है, मोर स्टेबिलिटी की डायरेक्शन में। स्टेबिलिटी किससे आई, हाइपर कॉन्जुगेशन से। पहले 1 डिग्री था, ये इसके अंदर इसकी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कम बन रही थी, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कम था, सेकंड वाले में ज्यादा और उसे थर्ड वाले में और भी ज्यादा। तो अब मेरी बात सुनना, सिंपल सी बात कहना चाहता हूं, ये रट्टा नहीं मारना कौन किसकी जगह स्विच करेगा। जहां भी कार्बोकेटायन है वो इधर या इधर ऊपर नीचे कहीं भी जस्ट बगल वाले कार्बन पे खिसकता है, और बगल वाले कार्बन पे जाने पर अगर उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है तो ऐसा स्विचिंग हो जाएगा, और अगर स्टेबिलिटी नहीं बढ़ती तो
कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट नहीं होगा। इस घटना को क्या बोलते हैं अपन? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। देखो एक दूसरी बात कर दे, हटा दो। देखिए अगर मैं ऐसा बोलूं, मान लीजिए इस तरह का कार्बोकेटायन, तो यहां पर पॉजिटिव किस पर है? पॉजिटिव किस पर है? 2 डिग्री पर है। इधर जाता है तो जाएगा नहीं, इधर जाता है तो सेम से सेम पे जाने पे कोई फर्क। अब आप कहो कि सर एक बार यहां चला जाए फिर 3 डिग्री में चल जाए ना, जस्ट नियर वाले पे जाने पे अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो स्विचिंग होगी, नहीं तो बात खत्म, नहीं होगी। तो इसके अंदर कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट नहीं होगा, यहीं का यहीं पड़ा रहेगा। चलो बताइए। अब बच्चों एक दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। ध्यान से देखना, ये अब यहां कितने डिग्री है? 2 डिग्री। यहां स्विच करता है तो 3 डिग्री हो जाएगा। तो बताओ बच्चों करेगा या नहीं करेगा? कौन इसकी जगह ये स्विच करेगा, मेथिल स्विच करेगा, या कौन सा ग्रुप स्विच करेगा? हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि अगर ये शिफ्ट करेगा तो 2 डिग्री का 2 डिग्री रहेगा, है ना। अगर मोर स्टेबिलिटी आ रही है, वही ग्रुप स्विच कराना है, तो हाइड्रोजन को स्विच करा दिया, यहां पर भगा दिया, तो पॉजिटिव किस पे आ जाएगा? समझ के बाद CH3C C2H5 CH2 CH3। 2 डिग्री से किस पे आ गया? 3 डिग्री पर आ गया। देखिए होगा, रीअरेंजमेंट होगा, इसकी जरूरत हमें बीच बीच में पड़ेगी। इतना ध्यान रखना है, बगल पड़ोसी के यहां जाने से मजा आ रहा है तो जाएगा, लेकिन पड़ोसी के यहां नहीं जाएगा। क्यों? एक घर से तीसरे घर पे जाएगा तो कोई न कोई जाते हुए देख लेगा, टोका टोकी जाएगी, है ना। जस्ट पड़ोसी में, अपने घर से निकला जस्ट पास में तो पहुंच ही जाएगा, एक बॉन्ड की तो शिफ्टिंग करनी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जरूरी नहीं है उसको वहीं मजा आ रहा हो तो जाएगा भी नहीं। कई बार आपको लगेगा कि इसको मजा पड़ोस में आएगा, लेकिन आप अगर गौर से देखोगे तो चलेगा घर पे ही ज्यादा मजा आ रहा है। ये है, रुकिएगा। यहां कितने डिग्री है? 1 डिग्री। बगल में जाएगा तो कितना होगा? 4 डिग्री। तो कहां होगा? इसके बदले में कोई एक चला जाएगा ना। कार्बन की वैलेंसी 5 थोड़ी होगी, 3 डिग्री से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता ना, है। कितना रहेगा? 3 डिग्री होगा। अब किसी एक को भेजना है, मेरे पास 2 चॉइस है, सुनो 2 चॉइस है। प्लस तो यहां आएगा, इसके बदले में CH3 यहां जाए या C2H5 जाए। किसके जाने से L/H ज्यादा बनेंगे, वो वाला जाएगा। तो आप खुद सोचो, अगर C2H5 चला, मैं दोनों सोच लेते, एक बार सोच लेते फिर बता दूंगा फाइनल बात। दोनों को एक एक करके भेज देता हूं। मान लीजिए मैंने इसको भगाया तो सीन क्या आ जाएगा? देखो CH3 इसकी जगह पे आ गया पॉजिटिव, और ये CH2, और यहां आ गया C2H5, ठीक है। और अगर मैं इसकी बजाय मेथिल को भगाता हूं तो देखना क्या बनता है सीन। CH3 ये कार्बन पे पॉजिटिव, यहां पर C2H5 है, C2H5 मतलब CH2 CH3, C2H5 अपनी जगह, और यहां पर आ गया CH2, और इधर भाग के आ गया CH3 उठ के आ गया।
अब बताओ, मैंने दोनों भगाया, इस वाले में भी 3 डिग्री, इस वाले में भी 3 डिग्री है, वो तो कोई भी एक ग्रुप जाएगा, ये तो 3 डिग्री है ही। अब बताओ इसमें कितने अल्फा एच? 8, इसमें तो कौन से पे जाएगा? इसलिए अगर एल्किल ग्रुप जा रहा है ना तो बड़े से बड़े वाला माइग्रेट करेगा। कार्बोकेटाइन के इधर आने के बदले में अगर एल्किल ग्रुप जा रहा है, क्योंकि बड़ा ग्रुप है तो उसके पास अल्फा एच कम है। भाई CH3 है तो इसके पास अल्फा एच कितने हैं? अगर ये इधर भाग गया तो 3 अल्फा एच बेकार हो गए, और ये भाग रहा है तो इसके पास अल्फा एच कितने? बाकी तो बीटा है, अल्फा एच कितने? तो कौन से ग्रुप को भगाओगे? जिसके पास हाइड्रोजन कम है, क्योंकि यहां वाला हाइड्रोजन अल्फा एच के तौर पे काम करेगा जब पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसलिए अपन बोलते हैं कि जब कार्बोकेटाइन को स्विच कराते हैं तो उसके बदले में जो जाएगा दूसरे बगल वाले कार्बन पे माइग्रेट करेगा। उनका माइग्रेटिंग ऑर्डर सबसे बढ़िया तो यही है कि अगर हाइड्रोजन अवेलेबल हो, अपने आप ही जा रहा है, अगर हाइड्रोजन अवेलेबल हो तो सबसे पहले तो हाइड्रोजन को माइग्रेट कराइए हाइड्रोजन वैलेंसी के साथ। हाइड्रोजन नहीं है और अगर बेंजीन रिंग है तो बेंजीन रिंग के पास भी कोई अल्फा एच नहीं होता, उसको भगाइए, उसके जाने से आपको कोई अल्फा एच का नुकसान नहीं होगा। बेंजीन रिंग और हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन को भगाइए क्योंकि छोटी साइज का आसानी से शिफ्टिंग हो जाएगी, अल्फा एच का कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद अगर भगा रहे हो तो जितना बड़ा एल्किल ग्रुप की उसके बाद बारी आएगी, और एल्किल ग्रुप में सबसे ज्यादा उसको भगाओ अगर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसके पास कोई अल्फा एच नहीं। उसके बाद C2H5 को भगाओ, सबसे बाद में CH3 को भगाओ, क्योंकि CH3 के भागने से कितने H भागेंगे? 3 अल्फा एच बगल में चले जाएंगे, 3 अल्फा एच का नुकसान हो जाएगा। इसके जाने से कितने का नुकसान होगा? एक का ही नहीं होगा, क्योंकि ये तो बीटा एच होंगे, है ना। तो कहने का मतलब मैं ये याद नहीं भी रहे तो सिंपल सोचो, उसको भगाओ जिसके भगाने से जो कार्बोकेटाइन बन रहा है, बनने के बाद ज्यादा अल्फा एच आने चाहिए, सिंपल सी बात। और कार्बोकेटाइन ये कब भागेगा? अगर बगल में जाने से स्टेबिलिटी बढ़ रही हो तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अभी देखना, बात करेंगे। जैसे ये है मेरे पास CH3, ये अलग अलग रिएक्शन के दौरान बनेंगे ऐसे, ये H है, CH2 पॉजिटिव, यहां कितने डिग्री है? 2 डिग्री, और हाइड्रोजन इसकी जगह आ जाए तो कितने डिग्री हो जाएगा? क्योंकि 3 डिग्री आने से अल्फा एच बढ़ जाएंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन, पहले हाइपर कॉन्जुगेशन की सोचोगे कि रेजोनेंस की? हाँ, तो ये पड़ोस में कोई भी बुला रहा हो कि आजा आजा, नौ नहीं तो 8 दे दूंगा अल्फा एच है, मजा आएगा, चारों और अल्फा एच, कि 2 डिग्री से 3 डिग्री बना रहा हूं। ये कह रहा है तुम्हें क्या पता मुझे यहां कितना मजा आ रहा है, पूरा घूम के आएगा। किससे आता है? रेजोनेंस, क्योंकि डबल सिंगल, पॉजिटिव सिंगल डबल, ये यहां आएगा और रेजोनेंस आ रहा है, हाँ या ना। तो कहने का मतलब एक तो हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी बढ़ रही है और एक साइड रेजोनेंस से स्टेबल है, कौन सी स्टेबिलिटी ज्यादा है? चलो एक साइड माइग्रेट करने से रेजोनेंस आ रहा हो और एक साइड बैक बॉन्डिंग है, ज्यादा स्टेबल क्या चीज होती है? तो वो बीबी को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। बगल में अगर बीबी है तो किसी और की तरफ झांके भी नहीं देखेगा, क्योंकि बीबी सबसे ज्यादा स्टेबल है। बीबी है तो सब कुछ है, मोस्ट स्टेबल है। अरे बता, मुस्कुराओ मत, आपको बताया था पहले ही कि प्रायोरिटी ऑर्डर में बीबी से जो स्थायित्व आता है ना, स्थायित्व मतलब भटकाव कम, रिएक्टिविटी ज्यादा तो स्टेबल कम, स्टेबल ज्यादा तो रिएक्टिविटी। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर बैक बॉन्डिंग हो रही हो तो बीबी इज द बेस्ट फॉर स्टेबिलिटी। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है, चुपचाप बीबी कीजिए, मतलब बैक बॉन्डिंग कर दीजिए,
एंड स्टेबिलिटी ड्यू टू बैक बॉन्डिंग इज द अल्टीमेट स्टेबिलिटी। बीबी से बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता बच्चों, सच कह रहा हूं। क्योंकि ऑर्डर में अरे तुम कहां सोच रहे हो, मैं सिर्फ इस घटना के सारे पात्र काल्पनिक है, जिसका निजी जिंदगी से या आपके मानव जाति के रिश्तों से कोई संबंध नहीं। अगर कोई संबंध या समानता पाई जाती है तो मात्र एक संयोग है, ठीक है। तो बच्चों क्या, कोई बात नहीं, एरो एरो उल्टा लगा दिया, माफ कर दो बच्चे को, इसी के लिए दुखी हो रही थी कितनी देर से। ये इधर आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा घूम के, खुश। लगाऊंगा ही नहीं आज के बाद, खुश। तो कहने का मतलब ये है कि जो, मैं तो इतनी सिंपल, देखो रट्टा नहीं मारना, मैं इतनी बात कह रहा हूं, जो कार्बोकेटाइन खड़ा है इधर देखेगा, इधर देखेगा, अगर जहां है वहीं पर ही मजा आ रहा है। मजा मतलब मजा किससे आता है? नहीं पूरी बात बताता हूं। सबसे ज्यादा मजा आता है बैक बॉन्डिंग से, उसके बाद एरोमेटिसिटी से, याद है ना, ट्रोपोलियम और वो आ रहा हो तो बात ही क्या है, वही स्टेबिलिटी वाला। तो मेरे कहने का मतलब जहां है अगर वही मजा है तो इधर उधर क्यों जाएगा, और अगर बगल में जाने से स्टेबिलिटी ज्यादा जाएगा। सिंपल सी बात है। स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहले क्या देखो? बैक बॉन्डिंग। उसके बाद क्या देखो? एरोमेटिसिटी। फिर क्या देखो? रेजोनेंस। फिर क्या देखो? हाइपर कॉन्जुगेशन। फिर क्या देखो? इंडक्टिव। वही पुरानी बात, कोई नई बात। चलो सर बताओ ना, बीबी वाला कैसे सीन बनेगा? बना देते हैं, सीन बना दे। अरे बना दे, क्या सीन बना दे? ये लो, सीन बनाना तो अपने हाथ की बात है कि हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो। कितने एच लगाऊं बेटा? CH2 लगा दूं अब तो ठीक है, तू खुश? CH पॉजिटिव, ठीक है। देखो अगर ये यहां रहता है तो पॉजिटिव और ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर, मैंने क्या कहा था? पॉजिटिव है, बगल वाले के पास लॉन पेयर। बीबी का केस है कि नहीं है? अरे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये ग्राही है, ये दाता है। बैक बॉन्डिंग का मैंने बॉन्डिंग बता दी है, कोई नया लॉजिक नहीं। लॉन पेयर है, ऑक्टेट कंप्लीट है, खुद के पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, और इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ये एक्सेप्टर है, ये डोनर है, और पहले आपस में जुड़े हुए हैं, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा ये इसमें ट्रांसफर होगा। ये क्या है? लेकिन अगर ये पॉजिटिव उठ के यहां था तो रेजोनेंस हो रहा था, सेकंड डिग्री नहीं। अगर ये यहां आ जाता तो पॉजिटिव सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा था। तो अगर पड़ोस में जा रहा है तो क्या मिल रहा है? रेजोनेंस। और घर पे है तो क्या मिल रही है? बैक बॉन्डिंग। तो घर पे रहेगा कि पड़ोस में जाएगा? बताओ। कार्बोकैटायन के, अच्छा एक घर छोड़ के तीसरे पर नहीं जाएगा, मैंने पहले बोल दिया। क्यों? पड़ोसी देख, अरे एटम बहुत दूर दूर हो जाते हैं तो बॉन्ड शिफ्टिंग नहीं हो पाती। पहले से तीसरे एटम पर बॉन्ड शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है कि वो एटम बहुत दूर दूर हो जाए, ठीक है। ये तो रीजन है वो। और याद रखने के लिए क्या, पहले घर से निकल के तीसरे पे, क्योंकि पड़ोसी। सर स्टेबिलिटी आ रही हो तो भी नहीं, अरे स्टेबिलिटी तो आ रही है लेकिन रास्ते में धो दिया, समझ गए ना। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं बच्चों, आपको ये बताना है। मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं 7, 8, 10 एक। आपको ये बताना है कि किसके अंदर कार्बोकैटायन की शिफ्टिंग होगी, और होगी तो कौन सा ग्रुप हटेगा, किसके बदले में कौन आएगा, ठीक। एच शिफ्ट होगा या नहीं होगा, मतलब क्वेश्चन मारेगा इस पर। सारों में तो नहीं लिख दिया है, नहीं, एक आदमी। चलो बताओ बच्चों, होगा क्या पहले वाले में? कौन से डिग्री पर है? कहां जाएगा? इसके बदले में इधर कौन आएगा? क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? फटाक से बना लीजिए, कोई बात नहीं। CH पॉजिटिव, CH3। बोलो क्लियर है क्या? किसका शिफ्ट हुआ? इसमें बोलो। इधर कितने डिग्री? इधर वाले पड़ोसी के यहाँ 2 डिग्री, इधर वाले के यहाँ। तो कौन से पड़ोसी के यहाँ जाने पे मजा आएगा? 3 डिग्री पर। मजा किससे आएगा? हाइपर कॉन्जुगेशन से।
कौन जाएगा इसके बदले में, CH3 के H? क्योंकि अगर CH3 चला जाता तो पहली बात तो 2 डिग्री रहता। अरे CH3 अगर यहाँ उठ के चला जाता, ये कितना है, और ये भी 2 डिग्री जाता ही काय को। तो सबसे पहले अगर हाइड्रोजन अवेलेबल है तो सबसे पहले उसको भगाना। ठीक है बालको, चलिए आगे चलते, ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, सिंपल सिंपल बातें जल्दी जल्दी करते हैं। तीसरी बात, प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि ये बीच बीच में रिएक्शंस में बहुत काम आएगा, और बीच में अपने को घोचा पसंद नहीं है तो शुरू से सल्टा देते, सीधी बात है भैया। वो कहां चला गया? हाँ, कितने डिग्री पर है? पड़ोस में जाएगा तो पड़ोस में रुक जाएगा कि पड़ोस के पड़ोस में चला जाएगा? सर आपने तो कहा था पहले से तीसरे में नहीं जाता। ऐसे कर सकता है, इस घर से इसमें, वहां भी, और उस वहां से ज्यादा मजा पड़ोस वाले में आ जा सकते। तो देखो जस्ट बगल वाले घर में घुस गया तो देखेगा ही नहीं ना पड़ोसी, तो फिर और निकल के अगले में चला गया, बात अलग है। क्यों जाएगा अगले में? क्यों जाएगा? तब जाएगा जब यहां से ज्यादा मजा, स्टेबिलिटी ज्यादा है, खत्म बात। बताओ बताओ, ये तो अपन ने जो किया था वही एग्जांपल हो गया। फाइनली कहां आएगा? फाइनली क्या बनेगा? फाइनली क्या बनेगा? यही बनेगा ना, बताओ ना। सी कौन माइग्रेट करेगा? H माइग्रेट करेगा, ये बनेगा। सही है बच्चों? अगले के बारे में क्या ख्याल है आपका? बोलो, होगा या नहीं होगा? यहां कितने डिग्री? बगल में भी, तो रीअरेंजमेंट होना जरूरी। घर पे जितना मजा आ रहा उतना ही पड़ोस में है, तो काहे को जाएगा? ज्यादा स्टेबिलिटी हो रही तो सिंपल बात। ओके बालकों, अगला एग्जाम्पल नंबर 5, निकाल दो कांच। सेम ही आगे मत देखो तो 5 को डुबा देते हैं, छठे को देख लो। बोलो, जाएगा कहां? जाके डटेगा यहां पर। ये मान लो मैं नंबर दे दूं 1 2 3 4, फाइनली कहां जाके डटेगा? क्यों? 4 तो 2 डिग्री है, रेजोनेंस को ज्यादा, हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। तो फाइनली कहां आएगा? इसके बदले में यहां आएगा, इसके बदले में आएगा, और भागेगा कौन? अरे जब यहां आएगा तो भागेगा कौन? इस बेंजीन को मत भगा देना, वरना रेजोनेंस चाहिए। तो फाइनली क्या बनेगा बच्चों? मजेदार बात है ना, स्टेबिलिटी चेक करते रहो। पड़ोस में जाके देखेंगे, ज्यादा मजा आएगा तो पड़ोस में जाएंगे, नहीं तो घर पे ही पड़े रहेंगे। नहीं, फाइनली ये पहले 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री, 3 डिग्री से रेजोनेंस, मजा आ गया, ठेठ तक जाएगा। मजा इसको आया है तो ये जाएगा, तुम चाहे कितना ही मुंह सुगला करो, ठीक है? यानी यहां तक आ जाएगा। एक एक करके स्टेबिलिटी बढ़ती रही, तो बीच में कहीं भी स्टेबिलिटी नहीं बढ़ती तो नहीं जाता। अगर मैं यहां एक CH3 और लगा दूं, यहां CH3 और लगा दूं, अगर मान लीजिए बच्चों आगे हो सकता आ भी जाए, एक हाइड्रोजन हटा दिया, ठीक है? नहीं नहीं, यहां है तो चाह करके भी आप यहां नहीं जा पाओगे, क्योंकि यहां कितने डिग्री? पड़ोस में, तो 3 डिग्री पे नहीं पहुंचेगा तो आगे रेजोनेंस होकर के भी काम नहीं आ पाएगा। सबसे पहले जस्ट पड़ोसी के यहां जाने से फायदा होना चाहिए, वरना पहले से तीसरे घर में जाएगा नहीं, क्योंकि मैंने कारण बता दिया क्यों जाएगा। तो तुम पता ही है ना, डंडे खाने पड़ेंगे। डंडे कौन खाएगा? स्टेबिलिटी के लिए कर रहे हैं, डंडे खाने के लिए नहीं। चलो बच्चों बताओ, इधर जाएगा या इधर जाएगा? एक तरफ 3 डिग्री मिल रहा है, बहुत सारे अल्फा H मिल रहे हैं, और एक तरफ B भी मिल रही। बताओ, भूल जाओ सारे अल्फा H, फालतू बातें, क्योंकि वहां परम मोक्ष है बच्चों। तो कहां जाएगा बताओ? यहां जाएगा कि उधर जाएगा? सर 3 डिग्री से 2 डिग्री पे थोड़ी जाएगा। समझ गए ना बात? समझ गए ना? कहां जाएगा बताओ? उस तरफ, गेट की तरफ कि दीवार की तरफ? मतलब तुम्हें तो देखिए हमेशा सा दिख नहीं रहा। अरे बीबी की तरफ कि पड़ोसी की तरफ? हाँ, गलती मत कर लेना। तो क्या आएगा? क्या आएगा देखो। अच्छा, शिफ्टिंग किसकी होगी?
हाइड्रोजन है तो कुछ सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है तो बालकों क्या हो जाएगा, ओ ओ CH2 ओ। सर ऐसा करने से क्या हुआ, बताऊं क्या हुआ, ये रहा, इसका तो लॉन पेयर और इसका वेकेंट ऑर्बिटल, क्या हो जाएगा, बैक बॉन्ड बन जाएगा। बैक बॉन्डिंग से मोस्ट स्टेबिलिटी आती है। ओके बालकों, चलो नदियां किनारे, इसमें क्या गलती रही होगी सोचो। ये जो डंडा पूरा है ना, इसको आधा कर दो, ये कार्बन है, बताओ इधर जाएगा कि उधर जाएगा, 3 डिग्री वाले के जाएगा कि बीबी वाले में जाएगा, बीबी। इधर स्टेबिलिटी, क्योंकि यहां आ जाता है पॉजिटिव, तो इधर क्या हो रही है, इधर आ जाएगा। इसकी जगह शिफ्टिंग कौन करेगा, हाइड्रोजन अवेलेबल है, हाइड्रोजन शिफ्टिंग करेगा। क्या बनेगा फाइनली, बताओ जल्दी से, CH3 COH पॉजिटिव, CH2 CH3 CH3। ओके आगे बढ़ो, नेक्स्ट रिंग में तो सब जगह 2 डिग्री है, क्या पड़ोस में जाएगा, क्योंकि ये अगर यहां चला जाता है और यहां पर पॉजिटिव आ जाता है, क्या नजर आ रहा है, बीबी नजर आ रही, क्या आपको नजर आ रही है, अरे आ रही है क्या, बेटा ऐसे मत बोल, मैं तुम्हें हमेशा बोलता हूं 24 घंटे में एक दिन, 24 घंटे में 1 सेकंड मनुष्य, हर मनुष्य की जबान पर सरस्वती आती है और उसके द्वारा कही गई बात सत्य हो जाती है। तूने बोला नहीं चाहिए, उसने बोला तथास्तु। फिर कभी स्टेबिलिटी नहीं आएगी बेटा। चलिए समझ गए होंगे आप बात को, बताऊं कहां आएगा, यहां पॉजिटिव आ जाएगा। चलो बालकों, बीबी नजर तो आ रही, लेकिन इतनी दूर है कि वहां तक जाना, क्योंकि यहां से सीधा यहां आना पड़ेगा, बीच में एक पड़ोसी और है, जा सकते हो या नहीं। मैंने क्या बोला, अगर पड़ोस में जाने से जरा भी स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो ही पड़ोसी अलाउ करेगा, वरना तो 1 से 3rd पे जा ही, चाह करके भी बीबी नजर आ रही है इस बार, लेकिन आपके काम की नहीं है, क्योंकि आप की नहीं है। चलो बालको, नदियां किनारे, हाँ क्या, नहीं, अरे एक कदम आगे जा रहे हो तुम तो, मैं तो कह रहा हूं होगा नहीं होगा, भागेगा कौन, C2, क्योंकि देखो इसके जाने से 3 अल्फा भाग रहे, इसके जाने पे 3, इसके जाने से कितने अल्फा भाग रहे, 2, तो ये भागेगा इसकी जगह और पॉजिटिव यहां आ जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 C पर पॉजिटिव, CH3 ये CH2 और यहां CH2 CH3। बताओ जाएगा तो सही पड़ोस में, कौन शिफ्टिंग करेगा, मैं यूं कहूंगा अगर एल्किल ग्रुप कर रहे हो ना, तो उस एल्किल ग्रुप को करो जिसके पास अल्फा एच सबसे कम हो। इसके पास कितने हैं, इससे जस्ट जुड़ा हो, इसके पास कितने हैं, क्योंकि ये तो बीटा एच अल्फा नहीं, इसके पास, उसको भगाओ जिसके पास अल्फा एच, क्योंकि सबसे कम अल्फा एच का नुकसान होगा। तो बोलो किसको, इसको लेके जाओ और इस पे टांग दो, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3 पॉजिटिव, गिन गिन के लगाना पड़ता, नहीं कोई टोक देगा, पॉजिटिव CH2 CH3, ये पूरा आइटम आके अलग पॉजिटिव की जगह, समझ गए ना। उसको भगाओ जिसको भगाने से
स्टेबिलिटी ज्यादा आ रही हो, क्योंकि अगर इसको भगाता, देखो अभी पे अल्फा एच कितने इस पे 2 2 4 3, अगर मैं इसको ले जाता 6 होते, इसको ले जाता, और इसकी स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन से डिसाइड होती है। हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस तो हो नहीं रहा, बैक बॉन्डिंग है नहीं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन उसका ज्यादा होता है जिसके पास अल्फा एच। ओके बालकों, आगे बढ़ो, इस बार बताओ इस बार बताओ हैं? कौन सा जाएगा? इथाइल की बेंजीन, क्यों? रेजोनेंस आ जाएगा। सर अल्फा एच तो इसके जाने से बचते, अरे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन की परवाह करेगा कि रेजोनेंस की? तो कौन जाएगा? ये जाए, क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? रेजोनेंस का माहौल बन जाएगा। ओके बालकों, आगे बढ़ो, शायद लास्ट एग्जाम्पल नहीं, होगा नहीं होगा? क्यों? रेजोनेंस हो रहा है ना, 2 डिग्री से 2 डिग्री जा रहा है नहीं, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है ना, 2 डिग्री से 2 डिग्री जाके रेजोनेंस हो रहा है, तो स्टेबल हो गया ना। और है क्या ये यहां जाएगा तो रेजोनेंस होगा? नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो तो आप गुनाह कर रहे हो, खुदा माफ नहीं करेगा तुम्हें, क्योंकि पॉजिटिव इधर इलेक्ट्रॉन की कमी है, मोर ईएन से पाई बॉन्ड इधर कभी नहीं आता, लॉन पेयर तो आ जाता है किसी भी तरफ से इलेक्ट्रॉन की कमी हो, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन पेयर हमेशा मोर ईएन वाले की तरफ ही शिफ्ट होता है, तो इधर आ ही नहीं सकता है, ये रेजोनेंस होगा ही नहीं। मैंने रेजोनेंस की शिफ्टिंग के अंदर बताया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ किधर शिफ्टिंग होगी, रेजोनेंस होगा ही नहीं, तो फिर 2 डिग्री से 2 डिग्री जाने का कोई फायदा नहीं। पुरानी बात, पुरानी बात। चलिए, तो नेक्स्ट लिखिएगा बच्चों, स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन बन गया, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ानी है। एक तो था इनमें से कोई ग्रुप शिफ्ट किया, मैंने बोला कि एक तो कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग के कारण स्टेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है, एक होता है रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन। लास्ट बात है बच्चों, फिर अपने को टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, ठीक है बच्चों। अपन पढ़ चुके हैं आइसोमेरिज्म के ऊपर, जब मैंने आपको बताया आइसोमेरिज्म के बारे में उसके अंदर एनेंशियोमर्स में, अगर आपने नहीं पढ़ा है आइसोमेरिज्म तो एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर डले हुए हैं, देख लीजिएगा। साइक्लोहेक्सेन्स का आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ा है तो 1 सेकंड में बात खत्म कर देता हूं बच्चों। रिंग की बात करें तो रिंग स्ट्रेन के हिसाब से स्टेबिलिटी की बात करते हैं, हम बोलते हैं 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल, 3 डिग्री की जो रिंग होती है, सॉरी 3 कार्बन की जो रिंग होती है, इसके अंदर स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। बत्ती बुझ गई इसकी, हैंग हो रहा है, यही फर्क है हमारे चौक वाले में, वो कभी मना नहीं करता कितनी देर पढ़ा दो, इसकी फिक्स औकात है। इस रिंग से ज्यादा स्टेबल, रिंग स्टेबिलिटी की बात करें तो इससे ज्यादा स्टेबल 4 स्टेबल, और 4 से ज्यादा स्टेबल 5, और 5 से ज्यादा 6, लेकिन 6 से वापस स्टेबिलिटी कम होना स्टार्ट हो जाती है। 6 से लेस स्टेबल 7, और 7 से
7 की बढ़ा लोगे, डंडे गिन लेना, 1 2 जगह लिख लीजिए रिंग स्टेबिलिटी के नाम से। वन 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 मेंबर की है, ये 6 मेंबर की है, 5 मेंबर की है, 4 की है, 3 की है। ठीक है, तो बच्चों अगर रिंग को बड़ा करने से या रिंग को छोटा करने से कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल हो रहा हो तो भी अपने को करना है। इसमें 2 बातें, अगर छोटी रिंग से बड़ी रिंग हो रही है, छोटी रिंग से बड़ी रिंग हो रही तो बोलेंगे रिंग एक्सपेंशन, और बड़ी से छोटी हो रही है, मान लीजिए 4 मेंबर से 3 मेंबर हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, है ना। रिंग कॉन्ट्रैक्शन से भी स्टेबिलिटी बढ़ती है तो बढ़ानी है। क्या होता है रिंग कॉन्ट्रैक्शन और रिंग एक्सपेंशन, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होता है, पहले से जानते हैं। अब देखो बच्चों, मेरे पास ऐसा है, एक रिंग है, ऐसी है, ये कार्बोकेटाइन है, क्या है, ये कार्बोकेटाइन है। इस कार्बोकेटाइन के साथ एक 5 रिंग की मेंबर की रिंग एसोसिएटेड, ठीक है। अब बच्चों इसके पास एक हाइड्रोजन है क्या, 1 2 3, ये हाइड्रोजन है। अब इसके साथ कितने की रिंग जुड़ी हुई, 5 की। तो ये क्या करेगा, देखिएगा, ये हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ और ये जो बॉन्ड है ये इससे डायरेक्ट यहां जुड़ जाएगा और 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी, क्योंकि 5 मेंबर की रिंग से ज्यादा स्टेबल क्या हो गया, 6 मेंबर की रिंग। कहां आ गया, देखिए ये तो यहां जुड़ गई, इसकी जगह पर कौन गया, एस पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिव आ गई, सारे एक जैसे ही कहीं भी लगा दो, खैर, है ना। तो ये इस घटना को आप क्या बोलोगे, इस घटना को क्या बोलोगे, रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन। अगर 5 से 6 मेंबर की आ रही है तो 5 मेंबर से ज्यादा स्टेबल कौन सी होती है, 6 मेंबर की, और 6 मेंबर की आ रही है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। क्लियर। देखिए अगर 4 मेंबर की है, ऐसे मेरे पास कोई कार्बोकेटाइन है जिससे साइक्लिक रिंग जुड़ी हुई है, बताओ इस कार्बोकेटाइन से कितने मेंबर की रिंग है। अगर ये बॉन्ड डायरेक्ट इससे जुड़ जाए और इसको रिंग का ही पार्ट बना दिया जाए CH2 को, तो कितने मेंबर की हो जाएगी, 4 मेंबर से ज्यादा स्टेबल कौन सी। तो जब भी बच्चों रिंग एक्सपेंशन होगा तो ये मान के चलिएगा कि 4 मेंबर वाली 5 मेंबर वाली में जाएगी और 5 मेंबर वाली 6, लेकिन 6 वाली फर्दर 7 में, क्योंकि 7 वाली रिंग लेस स्टेबल होती है। तो ये रिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये ऐसी रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि 4 मेंबर से 5 मेंबर की रिंग बन गई, और रिंग मैंने बताया 3 से ज्यादा स्टेबल 4 की, 4 से ज्यादा 5 की, 5 से ज्यादा 6 की, लेकिन 6 वाली 7 में नहीं जाएगी। मतलब इस घटना को क्या बोलेंगे, रिंग एक्सपेंशन होगा। इस घटना को क्या बोलेंगे, रिंग एक्सपेंशन होगा। लेकिन बताओ बच्चों, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, इस CH2 को रिंग में शामिल करता हूं तो कितने मेंबर की बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7, और ये यहां आ जाएगा, यहां पर पॉजिटिव। बताओ ये होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की डायरेक्शन में कोई भी नहीं जाना पसंद करेगा। इसको अपन ने बोला रिंग एक्सपेंशन, छोटे से बड़ी हो रही है। तो अगर लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में जा रही है तो रिंग एक्सपेंशन होगा, अदरवाइज रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा। इसका उल्टा भी पॉसिबल है बच्चों, है बेटा, क्या क्या,
ये कंट्रोल, हाँ क्या क्या बोलूं, हाइड्राइड, हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है क्या? अगर जाने से स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो हो जाएगा, 1 डिग्री से 2 डिग्री पर चला तो हो जाएगी। लेकिन कार्बोकेटायन शिफ्टिंग और रिंग एक्सपेंशन दोनों हो रहे हैं, दोनों से स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो रिंग एक्सपेंशन को मोर प्रायोरिटी देनी, रिंग एक्सपेंशन से मोर स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि बड़ी रिंग में बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन कम होता है, एंगल स्ट्रेन कम होता है, तो रिंग स्टेबिलिटी को पहले सोचना है। आप सोचो कि सर इसको यहीं ले आए, रिंग को ना बढ़ाएं, तो अगर रिंग एक्सपेंशन हो रही है और उससे स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो पहले रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन के बारे में सोचना है, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट के बारे में नहीं सोचना है। इनके कहने का अर्थ ये था कि ये है सर, देखो यही कर दो, काय को इसको परेशान कर रहे हो, ऐसे ही कर दो आप, सर ऐसे ही कर दो, क्यों परेशान कर रहे हो, ये लगा हुआ देखो सर, ये 1 डिग्री पर है, तो सर इसको रहने दो, इसको हाइड्रोजन को यहां भगा दो, ऐसा ही कर दो ना सर, बिल्कुल ये भी संभव है। ये CH3 सर यहीं ले आओ ना, ये क्या है, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट 1 डिग्री से 3 डिग्री पर, सही है, आपने सही सोचा। बट अगर रिंग एक्सपेंशन हो रहा हो तो रिंग एक्सपेंशन को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, पहले रिंग एक्सपेंशन करना है। रिंग एक्सपेंशन नहीं हो रहा हो तो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट तो करना ही होता है। क्लियर? लास्ट बात बच्चों, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ये सब बातें रिएक्शन कराने के दौरान बीच बीच में काम आएगी। रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या, अगर रिंग छोटी करने से फायदा हो रहा हो तो छोटी कर दो भैया। जैसे देखो अभी बताया था आपको, कितने की अरे, कितने मेंबर की अरे हैं, 7 की। इसमें एक एल्किल ग्रुप बाहर निकाल के मैं अगर ऐसा बना दूं, ये कितने की अरे और ये कितने की होगी रे, तो रिंग छोटी हुई कि बड़ी हुई, तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन की रिंग एक्सपेंशन है, कॉन्ट्रैक्शन तभी होगा बच्चों जब 7 वाली 6 में जा रही हो या 4 वाली 3 में जा रही हो। सर 4 वाली 3 में क्यों जाएगी, CPM हो जाएगा, बहुत पुरानी घटना। CPM याद है, बीबी के बाद सबसे ज्यादा स्टेबल वाली सीन बताता हूं अभी। तो 7 वाली किस में चली जाएगी, 6 में, और ये कार्बोकेटायन यहां से शिफ्ट हो जाएगा, रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये CH2 रह गया, ये जो है ये सीधी यहां जुड़ जाएगी, ये वाला जो बॉन्ड है सीधा यहां जुड़ जाएगा, तो ये अपने आप CH2+ बच जाएगा। ऐसा एक और चीज हो सकती है रिंग कॉन्ट्रैक्शन में, कब होगी, अगर ऐसा है और टकरा भाई, 4 मेंबर की रिंग है और रिंग के ऊपर पॉजिटिव है, रिंग के ऊपर पॉजिटिव है, तो 5 की तो नहीं हो सकती, 5 की तो तब होती अगर ऐसा होता, तब तो ये 5 वाली में चली जाती, तब तो ये 5 वाली में चली जाती, ठीक है। लेकिन ये ऐसी रिंग है, रिंग के ऊपर पॉजिटिव है, ये तो मैंने बताई दी आपको। मैं जरा इसको छोटी करके सोचता हूं कि ये पॉजिटिव यहां रह जाए और सीधा ये बॉन्ड आपस में जुड़ जाए यहां, तो बच्चों ये देख के कुछ याद आया होगा क्या, इसमें क्या है, CPM, ये डांस करेगा ये बॉन्ड, ये वाला और ये वाला इधर, डांसिंग रेजोनेंस, जो रेजोनेंस से भी मोर स्टेबल होता है। तो 4 की रिंग के ऊपर पॉजिटिव है, तो ये 3 वाली में हो जाएगी, रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी ताकि CPM की कंडीशन बन जाए और CPM से स्टेबिलिटी आती। तो कब कब कॉन्ट्रैक्ट होगी, 7 मेंबर की रिंग है और ऊपर पॉजिटिव है, रिंग के ऊपर ही, तो 6 की बन जाएगी, CH2 साइड में लग जाएगा, और 4 की रिंग है और रिंग के ऊपर पॉजिटिव है तो 3 की बन के CPM बना देगा। और एक्सपेंशन कब कब होगा, 4 वाली 5 में जाए, 5 वाली 6, बस 2 ही केस है,
दो ही केस है। 3 वाली 4 में नहीं जाएगी, ये वाली क्या इसमें जाएगी वापस? क्यों? ये जब मोर स्टेबल है डांसिंग रेजोनेंस से, तो ये 4 वाली में, तो कौन कौन किस में गया फाइनली? देखो रीजन अपन ने देखा, फाइनली बात क्या, कब कब कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट होगा? बोलो। अगर ऐसा है तो ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन शो करेगी या रिंग एक्सपेंशन शो करेगी? कुछ भी शो नहीं करेगा। अगर ऐसा है कॉन्ट्रैक्शन की एक्सपेंशन इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, और अगर ऐसा है सर ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं होती, 3 की हो जाए तो? नहीं, कर लो कोई बात नहीं, बैम नहीं रखना चाहिए। ये बॉन्ड यहां लग जाएगा तो बीच में CS2 क्रिएट होगा ना? क्या इसमें डांसिंग रेजोनेंस है? तो नहीं होगा। हाँ जी, तो मैंने बोला रिंग एक्सपेंशन कब कब होगा? रिंग एक्सपेंशन 4 वाली 5 में और 5 वाली, और रिंग कॉन्ट्रैक्शन रिंग के ऊपर चार्ज हो 4 वाली 3 में और 7 वाली दोनों में। क्या रिंग के ऊपर पॉजिटिव होना चाहिए और 7 वाली में भी रिंग के ऊपर क्या होना चाहिए? तो कॉन्ट्रैक्ट होके अपनी मोर स्टेबल पोजीशन में कन्वर्ट कर लेगी। बात खत्म। ये सब कार्बोकेटाइन को मोर स्टेबल बनाने के लिए कर रहे हैं। जल्दी जल्दी रिवाइज कर देते। बताओ रिंग कॉन्ट्रैक्शन किस में होगा, रिंग एक्सपेंशन किस में होगा, और क्या प्रोडक्ट बनेगा चेंज होने के बाद? इसमें बोलो कॉन्ट्रैक्शन की एक्सपेंशन, और क्या बनेगा? देखिए ये सीधा यहां जुड़ जाएगा, तो इसकी वैलेंसी पूरी, ये बॉन्ड टूट के यहां जुड़ गया, पॉजिटिव आ जाएगा। बताओ इसमें कॉन्ट्रैक्शन की एक्सपेंशन कितने की रिंग है? 4 की, तो रिंग कितने की बन जाएगी? 5 की। यहां से रिंग जुड़ गई, एक रहेगा। क्लियर? क्या? क्या बोल रहे हो? साइक्लोपेंटेन आया? कुछ बोल दो क्या कह रहे हो? हाँ, वो अगर रिंग एक्सपेंशन करने के बाद में कार्बोकेटाइन पॉसिबल हो रहा हो तो वो तो अपन पहले ही पढ़ चुके। अगर कोई कंपाउंड बनाया और बाद में फर्दर कार्बोकेटाइन के कारण और स्टेबिलिटी आ रही है तो उसको फर्दर मूव कर सकते हैं। बताओ 17 में होगा या नहीं होगा? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं किसमें रिंग एक्सपेंशन होगा और किसमें रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसमें होगा या नहीं होगा? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है? पहले से सीपीएम प्रेजेंट है। बता दीजिए 18th कॉन्ट्रैक्शन होगा या एक्सपेंशन? कॉन्ट्रैक्शन होगा क्योंकि सीपीएम बन जाएगा। बताइए इसमें कितने की रिंग है? तो 6 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और CH2 बाहर निकल जाएगा। अब बच्चों ये सारी सिचुएशन जो अपन ने पढ़ी, जब भी किसी रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा या फ्री रेडिकल बनेगा तो ये सारी सिचुएशन करके उसकी स्टेबिलिटी को अपन इंक्रीज कर देंगे। मेरे कहने का मतलब रिएजेंट ने अटैक किया और इंटरमीडिएट बना,
इंटरमीडिएट के बाद में प्रोडक्ट बनना है, लेकिन प्रोडक्ट बनने से पहले जो इंटरमीडिएट बना है अगर वो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो सकता है तो पहले अपने अंदर क्या करेगा, रीअरेंजमेंट करेगा। रीअरेंजमेंट किस किस से करेगा, या तो किसी भी ग्रुप को शिफ्टिंग करेगा, या फिर रिंग कॉन्ट्रैक्शन करेगा, या फिर रिंग एक्सपेंशन करेगा, और स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। और उसके बाद में अगला स्टेप जो भी होगा वो प्रोसीड होगा। अगला हेडिंग लिख लीजिएगा, अगला हेडिंग टाइप ऑफ रिएक्शंस। ये सारी बेसिक बातें थी। टाइप ऑफ रिएक्शंस, टोटल बच्चों अपने को 4 टाइप की रिएक्शंस के बारे में पढ़ना होता है मोटे मोटे तौर पर। एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, इलिमिनेशन एंड रीअरेंजमेंट, तो जिनके बारे में चर्चाएं करेंगे ब्रेक के बाद।